तो वैसा ही मॉडल में हमने देखा था कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर से कुछ डेटा क्या होता है जनरेट, राइट। देन एप्लीकेशन लेयर विल हैंड ओवर दिस पेलोड टू ट्रांसपोर्ट लेयर. At transport layer you can have TCP or UD. They will add port numbers and transport layer will perform segmentation. Then transport layer will hand over this data to network layer. Now network layer is responsible to add IP header. Which header? IP हेडर में इंफॉर्मेशन होती है सोर्स IP एंड बट इसके अलावा भी IP हेडर में कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, बिकॉज IP प्रोटोकॉल इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर. ऐसा नहीं है कि IP सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्रेसिंग के लिए. उसके अलावा भी क्या होती है IP प्रोटोकॉल की सर्विसेज होती हैं, जो हम किस में बात करेंगे अभी IP हेडर में, कि जब अपर लेयर से या फिर अपर लेयर प्रोसेस से डेटा कौन से लेयर के पास आता है, नेटवर्क लेयर के पास. नेटवर्क लेयर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस क्या करती हैं, ऐड करती हैं. IP हेडर, अब जो IP का हेडर एक्स्ट्रा ऐड होगा डेटा के साथ, सबसे पहले उसका साइज होता है यार मिनिमम 20 बाइट्स. मिनिमम साइज कितना होता है, 20 बाइट्स साइज होता है. मतलब जितना डेटा आ रहा है उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 20 बाइट्स की कौन ऐड कर रहा होगा, IP प्रोटोकॉल. कौन सा प्रोटोकॉल, IP. और उस हेडर में इंफॉर्मेशन होगी आपकी कुछ इस तरीके की. देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. सबसे पहले होता है वर्जन, क्योंकि IP के दो वर्जन, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6. देन header length, total length. Identifier, flags and fragment offset. Time to live, TTL. Protocol number and checks. थर्टी 32 बिट्स की होती है सोर्स IP एड्रेस, और 32 बिट की क्या होती है, डेस्टिनेशन IP. ठीक है. उसके अलावा लास्ट में रहते हैं कुछ ऑप्शंस जो परमानेंट नहीं रहते. इसमें ऑप्शंस अगर आप यूज़ करते हो तो प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है. बट IP हेडर का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रहता है वो ये वर्जन, हेडर लेंथ, TOS, टाइप ऑफ सर्विस. तो उसका क्या मतलब है, टाइप ऑफ सर्विस. उसके अलावा टोटल लेंथ, फिर आइडेंटिफायर, फ्लैग्स, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल नंबर, चेकसम, सोर्स IP एड्रेस एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस. बना लिया आप लोगों ने इतना, ठीक. करेंट डिस्कस इन फील्ड्स के बारे में. देखो अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि कौन सी फील्ड कितने बिट्स की है तो आप देख सकते हो इंटरनेट से. हाँ जी, हाँ जी. अदरवाइज जो आपकी वर्जन है वो होती है आई थिंक अराउंड 4 बिट्स. हेडर लेंथ भी 4 बिट्स की होती है. टाइप ऑफ सर्विस TOS,
टाइप ऑफ सर्विस होती है आपकी 8 बिट्स की एक वैल्यू होती है, मतलब 8 बिट्स टाइप ऑफ सर्विस को दिए गए। टोटल लेंथ होती है 16 बिट्स की। 16 बिट्स की आइडेंटिफायर होती है, इसमें 3 बिट के फ्लैग होते हैं और रिमेनिंग 13 बिट्स की आपकी वैल्यू होती है ऑफसेट लिस्ट। उसके बाद 8 बिट्स का टाइम टू लीव है और 8 बिट्स का प्रोटोकॉल नंबर है। चेकसम है 16 बिट्स का। सोर्स आईपी एड्रेस इज 32 बिट्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी कितने बिट्स का है? 32 बिट्स। ठीक है, तो टोटल बिट्स आप देख सकते हैं। सॉरी, हेलो, पता नहीं। 4 + 4 + 8 16 एंड 16। फर्स्ट फील्ड में कितनी बिट्स हैं? 32। फिर 16 + 16 यहाँ पे कितने बिट्स हैं टोटल? उसके बाद 8 + 8 16 एंड 16 टोटल यहाँ पे कितने बिट्स हैं? 32। ये भी 32 बिट की एक पूरी रो है और ये भी। वन 160 होगी आई थिंक। 32 × 5, 32 × 5 इज इक्वल टू 160 बिट्स। अगर आप बाइट्स में कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट करते हो? अगर बाइट्स में कन्वर्ट करते हो तो इस वैल्यू को डिवाइड कर दो 8 से। आईपी हेडर का बाय डिफॉल्ट साइज कितना हुआ? 20 बाइट्स। कितना साइज हुआ? अगर आप इन सारे बिट्स का टोटल करते हो तो यार 160 बिट्स आती हैं टोटल बाय डिफॉल्ट। और अगर आप बाइट्स में लिखते हो तो 160 बाइट्स में कितना हो जाएगा? 20 बाइट्स। तो ये आईपी हेडर का क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा। अब ऐसा मत सोचना कि डेटा के साथ ये ऐसे ही लग करके जा रहा हो। डेटा के साथ अगेन क्या होंगी? बाइनरी वैल्यू 0 एंड, तो कंटिन्यूस आपकी क्या होती है? 160 बिट्स 0 1 0 1 ऐसे कंटिन्यूस रहती है। दिस इज फॉर अस, ताकि हम समझ पाएँ कि आईपी हेडर के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन लग करके जा रही होती है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ आईपी वर्जन 4 हेडर, नॉट आईपी वर्जन 6। कौन से वर्जन का है? आईपी वर्जन 4 का है, ना कि 6। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे बस, ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे कि आईपी हेडर में वर्जन में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या क्या हो सकता है, हेडर लेंथ कैसे काम करता है, टोस नहीं, इतना कवर नहीं करेंगे क्योंकि समझ नहीं आएगा अभी। वैसे तो आप हो भी स्मार्ट, आ जाएगा समझ, वो वाली बात नहीं है। करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी फील्ड है? वर्जन फील्ड। कितनी बिट्स हैं वर्जन में? 4। क्या वैल्यू हो सकती है चारों बिट्स की? 0 0 0 0 मान ली। अब आईपी के 2 ही वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन, तो ये जो फील्ड है ये वर्जन का बताती है आपको। विच आईपी प्रोटोकॉल वर्जन इज इन यूज, किससे पता लगेगा आपको? वर्जन फील्ड्स। If IP version 4, then value is 0 1 0 0. If you are using IP version 6, then 1 0 1 1 ऐसे काम करता था ये। If you need 4, then 0 1 0 4 6 0 1 1। तो आपको दिखेगा, हम कैप्चर करेंगे पैकेट एंड आई विल शो यू कि इन केस ऑफ हेलो, हाँ जी, ठीक है, क्या करना था वैसे? ओके यार, वर्जन तो आईपी वर्जन 4 होगा तो 0 1 0 0। इफ आईपी वर्जन 6 देन 0 1 1। एनी कंफ्यूजन इन वर्जन फील्ड? वर्जन फील्ड में कोई कंफ्यूजन? बोलो, खाना नहीं खा के आए क्या यार? अगेन हद कर दिया आप लोगों ने सच में, मतलब। तो वर्जन फील्ड में अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, अदरवाइज सिंपली वर्जन फील्ड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द आईपी प्रोटोकॉल वर्जन। इट कैन बी आईपी वर्जन 4 एंड
IP वर्जन, अगर IP वर्जन 4 होगा देन वैल्यू इज 0100, अगर IPv6 होगा देन 0110. नेक्स्ट फील्ड इज हेडर लेंथ. नेक्स्ट इज हेडर लेंथ. 4 bits. It is used to define size of IP header. Size of IP, आप कहोगे साइज ऑफ IP header पता तो है 20 bytes. 20 bytes is the minimum size of IP header. 20 बाइट क्या है मिनिमम साइज ऑफ IP. 20 बाइट से ज़्यादा भी तो हो सकता है. किससे ज़्यादा हो सकता है? तो पता कैसे लगेगा कि कितना डेटा लेयर 4 से रिसीव हुआ था और कितना डेटा मैंने इसके साथ ऐड किया. बिकॉज एट द रिसीविंग साइड यू हैव टू रिमूव IP हेडर, तभी तो एक्चुअल डेटा मिलेगा ना. जब आप क्या रिमूव करोगे तो अब आपको पता तो होना चाहिए कितनी बाइट्स आपने ऐड की थी. सो हेडर लेंथ से ये पता लगता है कि IP हेडर का साइज कितना है. बाय डिफ़ॉल्ट कितना साइज है? बाय डिफ़ॉल्ट IP हेडर साइज इज ऑफ 20. मिनिमम, आप ये भी बोल सकते हैं इसको. कौन सा हेडर साइज होगा ये आपका मिनिमम हेडर साइज. ठीक है. मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम साइज ऑफ IP हेडर आई थिंक 60 बाइट्स, बट लेट मी चेक. 60 है. वैसे तो मैटर नहीं करता कि आपको वैल्यूज याद है या नहीं है. इन फील्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए बस. सिक्सटी बाइट्स. मैक्सिमम साइज ऑफ IP हेडर इज 60 बाइट्स. मिनिमम 20 बाइट्स. कितने बिट्स हैं आपके पास इसमें? 000. तो कितनी बिट्स रहेंगी? 4 बिट्स की वैल्यू जो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? साइज ऑफ IP. मिनिमम साइज इज एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 बाइट्स. हेडर का साइज तभी इंक्रीज होगा जब आप क्या यूज़ कर रहे होंगे? ऑप्शंस यूज़ कर रहे होंगे. अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट IP हेडर का जो मैक्सिमम साइज रहता है वो कितने बाइट्स का है? 20 बाइट्स. अगर आप ऑप्शंस यूज़ नहीं कर रहे तो इफ यू विल यूज ऑप्शंस देन IP हेडर का साइज 20 बाइट से ज़्यादा भी हो सकता है. कर लिया नोट डाउन? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नेक्स्ट कौन सी फील्ड है? टाइप ऑफ टूल्स. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ. क्या मतलब है इस बात का? टाइप ऑफ सर्विस का मतलब है कि दिस इज ए राउटर. For example, interface number is F0/. Now router is receiving 2 types of traffic at the same time. Voice traffic and simple टेक्स्ट ट्रैफिक, और यू कैन से इट लाइक ईमेल, जीमेल, जो भी आप बोलते हो. ऐसा ट्रैफिक क्या हो रहा है? राउटर को रिसीव हो रहा है.
right? Router is receiving two types of traffic at the same time. Which interface? 0/. कौन सा ट्रैफिक राउटर पहले फॉरवर्ड करेगा? एंड विच ट्रैफिक वुड बी फॉरवर्डेड फर्स्ट? डिपेंड करता है ना, क्योंकि इसमें देखो वॉइस ट्रैफिक एंड टेक्स्ट ट्रैफिक, अगर जीमेल आपकी 5 सेकंड्स के बाद भी चली जाती है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। 2 सेकंड के बाद भी अगर आपका मैसेज चला जाता है। अगर वॉइस में डिले आएगा, वॉइस ट्रैफिक में क्या आएगा? डिले। देखो वॉइस में हम कभी भी डिले एक्सपेक्ट नहीं करते, वॉइस कंटिन्यूस रहनी चाहिए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, अगर वॉइस उसमें कट रही है तो आपको पता लगता है कि यार एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इस बार बात करने, क्योंकि उसमें क्या आ रही होता है? डिले आ रहा होता है। हम चाहते हैं वॉइस ट्रैफिक में कभी भी डिले ना आए। तो अब राउटर को बताओगे कैसे कि कौन सा ट्रैफिक पहले फॉरवर्ड करना है और कौन सा ट्रैफिक बाद में फॉरवर्ड करना है। तो जो आईपी है ना, आईपी सिर्फ आईपी एड्रेसिंग नहीं देता, ये आईपी की सर्विसेज हैं। आईपी ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज भी कर सकता है। क्या कर सकता है आईपी ट्रैफिक को? कि कौन सा ट्रैफिक पहले फॉरवर्ड करना है, कौन सी बिट यूज़ करके? टोस। कौन सी बिट यूज़ करके? टोस। दिस फील्ड इज यूज्ड टू prioritize the by default the router will use first in forward क्या बोलते हैं इसको हम? फास्ट इन फास्ट आउट वाला मेथड क्या किया जाता है? अदरवाइज यूज़ किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो ट्रैफिक पहले आ रहा होगा उसी ट्रैफिक को राउटर पहले क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा। फास्ट इन फास्ट आउट। बट वाई यूजिंग टाइप ऑफ सर्विस यू कैन प्रायोरिटाइज वॉइस ट्रैफिक ओवर एनी अदर टाइप ऑफ ट्रैफिक। आप वॉइस ट्रैफिक को क्या कर सकते हो? प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपको सबसे पहले कौन सा ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है? वॉइस ट्रैफिक। देन राउटर किसको प्रायोरिटी देगा? वॉइस ट्रैफिक को प्रायोरिटी देगा। अब यार इस फील्ड में ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कितनी बिट्स हैं? ओनली 4। ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन के लिए सिर्फ कितने बिट्स यूज़ की जाती हैं? 3 बिट्स। इसमें 5 रिमेनिंग बिट्स अनयूज्ड हैं फॉर CCNA। CCNP में आप जाओगे जब आपको पता लगेगा IP एड्रेस अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब 6 बिट्स यूज़ की जाती हैं और 2 बिट्स क्या आपकी फ्री। तो पहले स्टार्टिंग में 8 बिट्स रिजर्व की गई थी, बट ओनली 3 बिट्स आर यूज फॉर ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन। 3 बिट से कितनी वैल्यूज आ सकती हैं यार? इफ़ यू हैव 3 बिट्स तो आपके पास टोटल 8 वेरिएशंस आ सकते हैं, राइट? 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 हो गए टोटल। कितनी वैल्यूज आ सकते हैं 3 बिट से? 8। तो इनको ऑलरेडी इन्होंने नेमिंग कर रखी थी कि भैया आपको कौन सा ट्रैफिक के साथ क्या वैल्यू लगानी है। ये आपका रूटीन ट्रैफिक, मतलब डिफ़ॉल्ट। उसके बाद ओवरराइड, नॉर्मली कि किसके साथ रहती है? पिंग के साथ। दिस इज यूज फॉर
वॉइस एंड वीडियो ट्रैफिक। routing protocols, and this is used for layer देखो टेलनेट और एसएसएच का डेटा भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। आप कहोगे कौन सी वैल्यू की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है और किसकी कम है। सो ये ऐसे काम करता है। लो प्रायोरिटी ट्रैफिक एंड हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक। जितनी लोअर वैल्यू होगी उतनी लोअर क्या होगी, उसकी प्रायोरिटी होगी। ओके, टाइप ऑफ सर्विस, एज इट नेम सजेस्ट या टाइप ऑफ सर्विस कि ट्रैफिक को किस टाइप की सर्विस मिलेगी। हाँ जी, right now we have total 8 bits in type of service, 1 2 3 4 5 6 7 8, right? But in TOS we are using only 3 bits। जो इस फील्ड में 5 रिमेनिंग बिट्स हैं वो क्या रहती हैं, 0 रहती हैं। ठीक है, अभी 3 ही बिट्स क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। डन, एनी कंफ्यूजन इधर, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल लेंथ। सो डेटा, देन ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा प्लस टीसीपी या फिर यूडीपी, राइट। देन नेटवर्क लेयर, सेगमेंट रिसीव किया एंड एडेड आईपी हेडर। नाउ एट द रिसीविंग साइड यू हैव टू रिमूव आईपी हेडर एंड रिमेनिंग डेटा शुड बी गिवन टू ट्रांसपोर्ट। अब यार ये पता तो होना चाहिए कितना हेडर और कितना डेटा था, कितना क्या था, हेडर, और उसके साथ कितना डेटा अपर लेयर से क्या हुआ था, मुझे रिसीव हुआ था। सो व्हाट इज टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आईपी प्लस डेटा, लेंथ ऑफ आईपी हेडर प्लस डेटा। अब आपने हेडर लेंथ पहले ही बता दी, हेडर लेंथ इज 20 बाइट्स, हेडर लेंथ इज 20 बाइट्स। तो ये देखिए आप, ये सेंडिंग मशीन थी, सो सेंडर एंड रिसीव। आपने बताया कि हेडर जो आईपी का लग रहा है उसकी लेंथ है 20 बाइट्स, क्योंकि आपके पास आईपी हेडर में हेडर लेंथ के लिए अलग से क्या है, एक फील्ड, अलग से क्या है एक, और आपने टोटल लेंथ बता दी डेटा की। फॉर एग्जांपल 1500, टोटल लेंथ कितनी बता दी आपने, 1500 बाइट्स। जैसे ही डेटा रिसीविंग मशीन को रिसीव होगा, टोटल लेंथ इज 1500, बट टोटल लेंथ इंक्लूडेड आईपी हेडर, तो टोटल लेंथ इज 1500 बाइट्स, हेडर लेंथ इज, तो डेटा का साइज कितना था फिर, सो साइज ऑफ एक्चुअल डेटा इज 1480 बाइट्स। तो हम क्या करते हैं, आईपी हेडर के साथ हेडर लेंथ प्लस क्या ऐड कर देते हैं, ताकि रिसीविंग मशीन पता कर सके कि डेटा की कितनी लेंथ है और कितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो रिमूव करनी है।
जब तक आप आईपी हेडर रिमूव नहीं करोगे नेक्स्ट डेटा को प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो टोटल लेंथ क्या बताती है कि डेटा का टोटल साइज़ कितना है, जिसमें आपका आईपी हेडर भी इंक्लूडेड होता है प्लस। तो जैसे ही रिसीविंग साइड डेटा रिसीव करती है वो हेडर लेंथ माइनस कर देती है और उसको पता लग जाता है कि टोटल डेटा जो है आपका उसकी लेंथ कितनी है, और रिमेनिंग डेटा किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, अपर लेयर्स को। कौन सी लेयर्स को? अपर लेयर्स को। हाँ जी, डीकैप्सुलेशन बोलते। ठीक है, डीकैप्सुलेशन के टाइम पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। ओके, हेडर लेंथ आपने पहले ही बता दी, इसलिए तो हेडर लेंथ की अलग से फील्ड रखी हुई है ताकि आप बता सको कि हेडर मैंने कितने बाइट्स का लगाया है। तो रिसीविंग मशीन क्या करेगी, टोटल लेंथ में से क्या माइनस कर देगी, हेडर लेंथ, तो उसको पता लग जाएगा कि डेटा का क्या साइज है। हाँ जी, टीसीपी अपर लेयर पे था, उसको मतलब नेटवर्क लेयर से उसको कोई मतलब नहीं, वो पहले ही आपका उसके साथ जुड़ चुका है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से सिर्फ टीसीपी और यूडीपी आ रहा हो, यू कैन हैव आईसीएमपी एज वेल, एंड आईसीएमपी इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल। मैटर नहीं करता हमारे लिए, हम सिर्फ डेटा उसको क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं फॉर लेयर 3। लेयर 3 फिर किसको हैंड ओवर कर देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर निकाल करके क्या बचा लेगी इसमें से, रिमेनिंग डेटा, फिर वो किसको हैंड ओवर कर देगी, नेक्स्ट लेयर। तो अभी हम सिर्फ कौन सी लेयर पे हैं, लेयर 3 पे। तो लेयर 3 के लिए तो वो क्या, हेडर निकालने के बाद जो बचता है वो एक्चुअल डेटा है, उसको ये मतलब नहीं है कि वो आईसीएमपी का है, ईआईजीआरपी, टीसीपी, यूडीपी, कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ आईपी हेडर क्या करना है, उस डेटा में से रिमूव करना। ओके, कोई कंफ्यूजन? वर्जन, हेडर लेंथ, टोस एंड टोटल लेंथ। देखो इतना हेडर छोड़ के और कहाँ पहुँच गए, पहले ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, टोटल लेंथ है ये पूरा हेडर का होगा ना, पूरे हेड, ये आपका राउटर कनेक्टेड था, आपको याद है MSS, मैक्सिमम सेगमेंट, मैक्सिमम सेगमेंट क्या था, मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1460 बाइट्स। वेरी गुड। सो बेसिकली हमने डिवाइसेस को किस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है, डिवाइसेस को प्रोग्राम कर रखा है यार इस तरीके से। देखो, दिस इज द एप्लीकेशन लेयर। ओके, एप्लीकेशन लेयर विल हैंड ओवर डेटा टू ट्रांसपोर्ट layer, for example HTTP data. So what you will do, you will add TCP header with HTTP data. अब आपको मेक श्योर करना होगा कि जो आप डेटा सेंड कर रहे हो उसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 1460 बाइट्स। डेटा का साइज प्लस आईपी हेडर या टीसीपी हेडर अलग से रहता है। इससे ज़्यादा डेटा आप एक बार में इनकैप्सुलेट नाउ क्वेश्चन आता है, वाई MSS is 1460 bytes, वाई MSS is 1460 bytes, it can be 1500 bytes, 2000 bytes, 1000 bytes, right? but 1460 bytes ही क्यों है? वेरी गुड। इसके पीछे क्या एक रीज़न है, इसके पीछे क्या है, देखो कभी भी ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा सेंड नहीं करती, सिर्फ इनकैप्सुलेट करती है। डेटा कब सेंड होगा, जब डेटा फिजिकल इंटरफेस पे आएगा। व्हेन डेटा विल बी हैंड ओवर टू फिजिकल लेयर, देन फिजिकल लेयर विल ट्रांसमिट दैट डेटा बाय यूजिंग एनी मीडिया, वायर्ड एंड वायरलेस। किसी भी मीडिया को यूज़ करके क्या कर रही होगी वो लेयर, उसको फॉरवर्ड कर रही होगी। तो आपके पास दो वैल्यूज़ होती हैं, कितनी वैल्यूज़ होती हैं, MSS एंड MTU। क्या होती है, MTU।
एक तो MSS होता है विच इज़ 1460 बाइट्स, बट आपके पास एक और वैल्यू है अब जिसको हम बोलते हैं MTU, मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब हुआ क्या यार, ये हेल्प डेस्क था, ऊपर वाली फ्लोर पे गए हैं, क्लासरूम, ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं क्लासरूम। पहले समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस। सो उन्होंने क्या किया, एडमिशन्स हो रहे थे बैच के लिए, उन्होंने एक बैच बनाया और उसमें बच्चों के एडमिशन कर दिए। कितने स्टूडेंट्स? 100 स्टूडेंट्स, एक ही बैच, एक बैच में कितने स्टूडेंट्स? 100। उन्होंने तो एडमिशन कर दिया, उनके बाद उन्होंने डेटा नेक्स्ट लेयर को दिया प्रोसेस करने के लिए। कौन से लेयर को? डेटा आया यहाँ। अब ऐसा कोई भी क्लासरूम नहीं है जिसमें हम 100 स्टूडेंट्स को बैठा सकें। कितने स्टूडेंट्स को बैठा सकें? इतना बड़ा क्लासरूम हमारे पास नहीं है जिसमें एक साथ 100 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऐसा क्लासरूम ही नहीं है। प्रॉब्लम आ गई। जो अपर लेयर्स थी वो किसके साथ सिंक में नहीं थी? लोअर लेयर्स के साथ। उन्होंने अपनी मर्जी से एक बैच बनाया जिसमें 100 स्टूडेंट्स के क्या ले लिया एडमिशन, कह रहे हैं आपको एक ही बैच में रखें। इतना बड़ा तो क्लासरूम ही नहीं है जिसमें 100 स्टूडेंट्स को क्या कर सके एक साथ। यही प्रॉब्लम। अगर जो आपकी ऊपर वाली लेयर्स है वो डेटा ज़्यादा इनकैप्सुलेट कर भी देती है, नीचे आते ही प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपके फिजिकल मीडिया की क्या एक लिमिटेशन है कि वो एक बार में इतना ही डेटा कैरी कर सकते हैं, या फिर आपकी मशीन एक बार में इतना ही डेटा किस पे रख सकती है, केबल पे या फिर वायर पे। तो आपको क्या करना होगा, अपर लेयर्स को बताना होगा कि भाई इससे ज़्यादा डेटा इनकैप्सुलेट मत करना। अगर आप इससे ज़्यादा डेटा इनकैप्सुलेट करोगे प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं ठीक है हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा का साइज कितना रखते हैं, 1460 बाइट्स, उसके साथ 20 बाइट का क्या लग सकता है, TCP हेडर क्या लग सकता है। तो लेयर 3 को कितना डेटा रिसीव हुआ, 1480। उसके बाद IP क्या करेगा, अपना हेडर लगाएगा। कितना हुआ साइज, कितना हुआ? क्या 1500 बाइट से ज़्यादा हुआ डेटा इस बार? आप कहते हो TCP तो ठीक है, UDP भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? चलो हम मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या था, UDP। तो ये डेटा था 1460 बाइट्स का, इसके साथ किसका हेडर लगा हुआ इस बार, UDP। अब UDP का हेडर साइज तो वैसे ही कम है। कितना है, कितना डेटा है नेटवर्क लेयर के पास, 14 प्लस 20 बाइट्स का IP हेडर, कितना हुआ, 1488 बाइट्स। क्या 1500 बाइट से ज़्यादा हुआ डेटा? 1500 बाइट्स को एक्सीड कर रही है वैल्यू? नहीं। तो ऐसा नहीं है 1500 बाइट डेटा होना ज़रूरी है, बट मैंडेटरी क्या है कि 1500 बाइट है उससे कम होना चाहिए। 1488 उससे क्या है। तो आपका जो MSS है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, MTU पे। किस पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि MTU कितना है बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए MSS कितना रखा गया था, 1460 बाइट्स रखा गया था। इफ़ यू वेल ऐड TCP और IP हेडर, डेटा फिर भी कितना होगा, 1500 बाइट्स। हाँ जी, यस, बाय डिफ़ॉल्ट MTU इज़ 1500 बाइट्स फॉर वायर्ड एंड वायरलेस बोथ। Ethernet header is never considered in MTU, और आपको रीज़न पता लगेगा, ठीक है। तो जो राउटर के इंटरफेसेस हैं उनका MTU बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है,
1500 बाइट्स। पंद्रह सौ बाइट्स क्या रहेगा, डेटा का टोटल साइज रहेगा। MSS प्लस हेडर्स ऐड करके MTU तक आते आते कितना डेटा होगा, 1500 बाइट्स। बट चीज़ें जितनी स्मूथ हम मान के चलते हैं उतना नहीं चलते। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक आइडियल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन मतलब हम जो मान के चल रहे हैं वैसा ही हो रहा है, बट रियल टाइम नेटवर्क्स में ऐसा नहीं चलता हमेशा। आप MSS तो ठीक है, किसको ध्यान में रख करके बना रहे हो, MTU को। 1460 बाइट्स किसको ध्यान में रख करके बनाया, हेडर साइज आपने क्या माना है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट। अगर हेडर साइज 20 बाइट से ज़्यादा हो तो हेडर साइज तो आपने सिर्फ डिफ़ॉल्ट ही रखा है कि डिफ़ॉल्ट होगा हेडर साइज, तभी कितना हो सकता है, 1500 बाइट्स। अगर हेडर का साइज 20 बाइट से ज़्यादा हो जाए तो भाई MTU से ज़्यादा नहीं हो जाएगा डेटा। किससे ज़्यादा डेटा हो जाएगा, ये देखो, ये डेटा था आपका, कौन सी लेयर के पास आया, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। उसने क्या किया, 1460 बाइट्स 20 बाइट्स के साथ में क्या लगा दिया, TCP हेडर। कितना डेटा हुआ, 148। किसको हैंड ओवर किया, नेटवर्क लेयर। कितने बाइट्स का डेटा है अपर लेयर से, इस बार IP हेडर का साइज कितने बाइट्स का है, 32 बाइट्स का। हो सकता है ना, डिफ़ॉल्ट कितना है, 20 बाइट्स। अगर IP हेडर का साइज बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा टोटल, ऐसे ही कुछ होगा ना। अब MTU कितना था, एंड डेटा साइज इज, प्रॉब्लम आ गई। आपने बोला था मैं एक बार में कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूँ, 1500 बाइट्स, बट डेटा इनकैप्सुलेट होते 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 कितने बाइट्स का हो चुका है। अब प्रॉब्लम है, डेटा सेंड ही नहीं कर सकते, इसका मतलब तो हम बट कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सेंड, अगर डेटा का साइज किससे ज़्यादा हो चुका है, 1500। इसीलिए तो 3 फील्ड्स बनाई गई थी। एंड फ्रैगमेंट, तो एट लेयर 3 आप क्या परफॉर्म करोगे, फ्रैगमेंट। लेयर 4 क्या प्रोसेस कर रही थी, सेगमेंटेशन। हाँ जी, सेगमेंटेशन लेयर 4 पे होती है मेरे दोस्त। जब ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रैफिक क्या करती है, इनकैप्सुलेट करती है। और अगर इनकैप्सुलेटेड डेटा का साइज़ किससे ज़्यादा है, 1500 बाइट से ज़्यादा है, तो फिर क्या परफॉर्म होगा, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मैंडेटरी नहीं है, बट सेगमेंटेशन क्या है, मैंडेटरी। अब सेगमेंटेशन हो चुका है, उसके बाद क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन। क्योंकि हुआ क्या, डेटा का साइज़ 1500 बाइट से ज़्यादा हो चुका है। हाँ जी, मैनुअल नहीं कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है सारी प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूल होते हैं डिवाइसेस में। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल will divide data into more than 1500 बाइट्स। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज ओनली परफॉर्म्ड व्हेन टोटल लेंथ और डेटा साइज इज मोर देन 1500 बाइट्स। अदरवाइज डेटा नॉर्मली क्या कर देते हैं हम, फॉरवर्ड कर देते हैं। डिफरेंस है सेगमेंटेशन में और फ्रैगमेंटेशन में, कोई साइज का डिफरेंस है, किसी और का डिफरेंस?
सिंपल से डिफरेंस है ना यार। जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रैफिक आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर मेक श्योर करती है कि जब भी मैं डेटा नेक्स्ट लेयर को दूं तो वो 1500 बाइट से ज़्यादा ना हो किसी भी हद। तो इसलिए हमने MSS कितना रखा, 1460 बाइट। सब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म ना करनी पड़े। 1460 बाइट्स का ऊपर से डेटा आएगा, 20 बाइट का क्या लग जाएगा TCP, कितना हुआ 1480 बाइट्स प्लस 20 बाइट्स का IP एड्रेस लग जाएगा, कितना हुआ डेटा। और 1500 बाइट्स का डेटा हम एक बार में क्या कर सकते हैं, ये तो हम डिफ़ॉल्ट मान करके चल रहे थे, लेकिन अगर 1500 से बाइट्स से ज़्यादा डेटा हो जाए तो क्या होगा फिर। ऊपर से मान लो 1480 का आया, IP एड्रेस का साइज़ ही बढ़ गया, कितना था 32 बाइट्स। अब IP एड्रेस का साइज़ बढ़ेगा तो टोटल लेंथ तो बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी उस केस में, टोटल लेंथ। लेकिन राउटर के इंटरफेस की लिमिटेशन है कि वो एक बार में कितना डेटा सेंड कर सकता है। तो उस केस में फिर डेटा आप किस में डिवाइड करोगे, फ्रैगमेंट्स। किस में डिवाइड करोगे, फ्रैगमेंट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, IP will divide data into smaller packets if the size of data is more than 15। अगर 1500 बाइट्स है या फिर उससे कम है, डेटा नॉर्मली क्या कर देंगे हम, फॉरवर्ड कर देंगे। और डेटा फ्रैगमेंटेशन में हम कौन कौन सी फील्ड यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर, फ्लैग्स एंड फ्रैगमेंट ऑफसेट। ठीक है, पता लग गया कब फ्रैगमेंटेशन होगा। ओके, राउटर क्या परफॉर्म करेगा आपका, फ्रैगमेंटेशन। देन क्या है उसके बाद, टाइम टू फ्रैगमेंटेशन में यूज होती हैं तीनों फील्ड। इसमें यूज होती हैं फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे थोड़ा सा देख लेंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यार, टाइम टू TTL। अब आप सोच रहे होगे ये सेकंड्स में होगा, मिनट्स में होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टू लिव इज 8 बिट्स वैल्यू, रेंज इज 0 to 250, how many how many routers a packet can pass through without being discarded। एक पैकेट कितने राउटर्स को पास कर सकता है विदाउट बीइंग डिस्कार्डेड। यहाँ पे एक टर्म आती है यार जिसको हम बोलते हैं लूप। का मतलब समझते हो आप, लूप नहीं समझते। लूप का मतलब होता है जैसे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो, आपको कोई गाना पसंद आ जाता है तो आप उसको लूप पे लगा लेते हो, रिपीट पे लगा लेते हो, चलाओ, फिनिश होने के बाद फिर यही दोबारा से आपको सॉन्ग चलाना, फिर वो फिनिश हुआ, फिर दोबारा से वही सॉन्ग चल रहा है, मतलब आप उसी एक गाने को लूप पे सुन रहे हो, वही गाना बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब ऐसा ही किस में होता है, नेटवर्क्स में होता है। मैंने पैकेट स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना, सेंटेंस बना लेना। जब एक पैकेट नेटवर्क में एंडलेसली क्या होता रहता है, फॉरवर्ड होता रहता है, उस सिचुएशन को हम लूप बोलते हैं। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, आपने कोई पैकेट सेंड किया, वो रिसीवर तक जा ही नहीं रहा,
बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जेड रीजन्स जो आपने पैकेट सेंड किया है इज नॉट एबल टू रीच द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। किसको रिसीव नहीं हो रहा? डेस्टिनेशन को रिसीव नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? लूप। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं R1 R2 R कोई भी ट्रैफिक था यार, पैकेट R1 ने किसको फॉरवर्ड किया? R2 ने, R3 ने, R1 ने। ये ट्रैफिक यहीं एंडलेसली क्या हो रहा है? फॉरवर्ड हो रहा है। हो सकता है वैसा हम करके भी देखेंगे जब स्टैटिक राउटिंग की बात हो रही होगी। जब स्टैटिक राउटिंग की क्या हो रही होगी बात। तो बिकॉज ऑफ एनी एक्स वाई जेड रीजन्स आपका पैकेट नेटवर्क में क्या कर रहा है? लूप क्रिएट कर रहा है। लूप का मतलब वो एंडलेसली फॉरवर्ड हो रहा है, वो अपने डेस्टिनेशन तक रीच ही नहीं कर पा रहा, अपने डेस्टिनेशन तक रीच नहीं कर पा रहा। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? आप कहोगे होने तो फॉरवर्ड, क्या प्रॉब्लम है? फॉरवर्ड तो होने दें हम, लेकिन जब जितनी बार ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा उतनी वो बैंडविड्थ यूज कर रहा होगा, नेटवर्क में क्या क्रिएट कर रहा होगा? कंजेशन। बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन्स का मतलब है अभी हम रीजन पे फोकस नहीं करते। वही तो कह रहा हूँ मेरे दोस्त, हम ये बात ही नहीं कर रहे कि राउटिंग में लूप बना हुआ है या फिर लेयर 2 में लूप बना हुआ है। बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन एक ट्रैफिक क्या कर रहा है आपके नेटवर्क में? एंडलेसली क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेयर 3 में अलग होता है और लेयर 2 में अलग होता है। हम राउटिंग में भी डिस्कस करेंगे और लेयर 2 में भी डिस्कस करेंगे कि लूप कैसे बनता है, लूप कैसे, या फिर एक ट्रैफिक बार बार एक नेटवर्क में क्यों फॉरवर्ड होता रहता है, उसका बहुत सारे क्या होते हैं? रीजन्स होते हैं। अभी सिर्फ इतना मान करके चलो कि एक पैकेट है वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जा पा रहा। R1 किसको फॉरवर्ड कर रहा है? R2 किसको दे रहा है? R3 फिर किसको दे रहा है? ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक फॉरवर्ड। तो ऐसा नहीं कर सकते कि वो लाइफ टाइम ऐसे फॉरवर्ड होता रहेगा। इसके लिए क्या बनाया गया? एक मैकेनिज्म। क्या बनाया गया? लेयर 3 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक वैल्यू बना दी गई TTL, टाइम टू हाउ मैनी ए पैकेट, या फिर एक पैकेट को कितनी बार फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये किससे पता लगता है हमें? TTL। किससे पता लगता है? TTL से। तो होता क्या है बेसिकली यार, ये आपका PC है, R1 R2, ये लेयर 3 में लूप अवॉइड करने का मैकेनिज्म है। ये टोपोलॉजी थी, ठीक है, ये यहाँ डेस्टिनेशन था। लेकिन ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो रखी थी कि ये ट्रैफिक इसको देता है, ये R2 इसको देता है, R3 इसको देता है, ये वापस इसको देता है। इस तरीके से क्या हो रहा था? वो पैकेट फॉरवर्ड हो रहा था। तो होगा क्या, जब ये मशीन ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगी तो उसमें क्या ऐड कर देती है? एक TTL वैल्यू मैक्सिमम। कितनी ऐड कर दी? 250। और एक रूल बना दिया गया कि जब भी राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा वो TTL डिक्रीमेंट कर देगा। TTL क्या कर देगा? वाया 1 वाया R1 ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया, TTL कितना हो गया? 250। R2 ने उस पैकेट को आके फॉरवर्ड किया, TTL कितना हो गया? R3 ने इसको वापस दिया, कितना हो गया TTL? 250 240। अगर ट्रैफिक लूप बना भी देता है तो 250 टाइम्स फॉरवर्ड होने के बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। इसलिए क्या बनाया गया था? TTL वैल्यू बनाई गई थी। इट्स ए लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म, या फिर आप बोल सकते हो राउटर will always decrement TTL via the packet
नेवर बी। अगर लूप बन जाता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टीटीएल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि राउटर उसको y1 क्या करता रहता है डिक्रीमेंट। अ पैकेट विद टीटीएल विद टीटीएल 0 विल नेवर बी फॉरवर्डेड। ठीक है, तो टाइम टू लिव मिनट्स और सेकंड्स में नहीं होता, नंबर ऑफ होप्स होते हैं कि कितनी बार एक पैकेट को फॉरवर्ड किया जा सकता है। एनी कंफ्यूजन लेट मी नो। ओके, रेंज इज 0 to 255। तो होता क्या यार, जब विंडोज़ मशीन की अगर आप बात करते हो, विंडोज़ मशीन टीटीएल यूज़ करती हैं 128। कितना ऐड करती हैं 128। लिनक्स मशीन में होता है 64 बाय डिफ़ॉल्ट, चेंज कर सकते हो आप इसको। और अगर आप सिस्को डिवाइसेस की बात करते हो तो डिवाइसेस टीटीएल ऐड करते हैं ऑलवेज 255। जब एक मशीन ट्रैफिक जनरेट करती है तो वो मशीन डेटा में टीटीएल कितना ऐड करेगी 128। तो 128 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा 127, 126, 125। लिनक्स मशीन कितना ऐड करती है तो 64 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा 64, 63, 62। एक टाइम पे क्या हो जाएगा 0। सिस्को आईओएस अगर कोई पैकेट जनरेट करता है टीटीएल कितना रहता है 255। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है, चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। क्लियर है टाइम टू लिव। एक लूप पैकेट को डिस्कार्ड करने के लिए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, और जब टीटीएल कितना हो जाएगा 0 तो वो पैकेट हम फॉरवर्ड नहीं करें। ये अपने येलो जैकेट वाले जो हैं भाई साहब, आ रहा है समझ। मैक्सिमम 8 बिट्स है ना, तो 8 बिट्स से मैक्सिमम टोटल वैल्यू कितनी आ सकती हैं। तो रेंज क्या होगी आपके पास 0 to 255। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि what is the difference between port number and सीसीआई स्टूडेंट्स भी क्या रहते हैं कंफ्यूज्ड रहते हैं। क्या डिफरेंस है क्या पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर। ओके, देखो टॉक अबाउट डेटा ट्रांसमिशन। 2 प्रोसेस रहती हैं। कितनी प्रोसेस रहती हैं? सबसे पहले तो डेटा ट्रांसमिशन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। सेंडर एंड रिसीवर। आपको पता है नंबर ऑफ रिसीवर्स चेंज हो सकते हैं, बट सेंडर इज ऑलवेज यूनिकास्ट। सेंडर इज ऑलवेज यूनिकास्ट। 2 प्रोसेस रहती हैं इसमें, इनकैप्सुलेशन एंड जो कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं डेटा के साथ, इट इज टीसीपी हेडर, यूडीपी हेडर, आईसीएमपी हेडर, आईपी हेडर, लेयर 2 हेडर, ये सारा कुछ हम कर रहे हैं फॉर डीकैप्सुलेशन पर्पस। क्योंकि सेंडिंग मशीन को ये सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए नहीं लगा रही वो कभी भी। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हो वो किसके लिए कर रहे हो? डीकैप्सुलेशन के लिए, ताकि रिसीविंग साइड उस डेटा को प्रोसेस कर पाए। उस डेटा को क्या कर पाए? प्रोसेस। अब देखिए आप नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है डेटा के साथ कैड करने के लिए आईपी हेड, राइट। ये डेटा है आपका कौन सी लेयर से? एप्लीकेशन लेयर से।
एप्लीकेशन लेयर ने डेटा हैंडओवर किया ट्रांसपोर्ट लेयर को, फॉर एग्जांपल डेटा था HTTP, हेडर क्या ऐड कर दिया आपने, आपको पता है पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, उसके बाद डेटा हैंडओवर किया नेटवर्क लेयर, हमें सेगमेंट रिसीव हुआ, हमने उसके साथ क्या ऐड किया, IP हेड, उसके बाद क्या ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, लेयर 1 से ट्रैफिक चला गया रिसीविंग डिवाइस के पास, उसने लेयर 1 से रिसीव किया, देन लेयर 2 डेटा किसको हैंड ओवर किया, फिर लेयर, अब लेयर 3 कंफ्यूज है, लेयर 3 क्या है, कंफ्यूज, क्योंकि भाई लेयर 3 के साथ मतलब IP के साथ कौन सा डेटा हो सकता है, ICMP हो सकता है, EIGRP हो सकता है, TCP हो सकता है, और क्या हो सकता है, UDP। अब लेयर 3 कहती है कि ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, 1500 बाइट्स, टोटल लेंथ कितनी है, IP एड्रेस का साइज कितना है, 20 बाइट्स, तो 1500 माइनस 20 बाइट्स, डेटा कितना है आपके पास, यार ये जो रिमेनिंग डेटा वो किसको हैंड ओवर करें, आप कहोगे TCP को दे दो, किसको दे दो, ये तो सेंडर को पता था, रिसीवर को थोड़ी पता है कि डेटा TCP का या फिर, अब जो रिमेनिंग डेटा है वो हम किसको हैंड ओवर करें, कैसे पता लगेगा, बताओ, पोर्ट नंबर तो लेयर 4 पे है, डेटा अभी लेयर 3 पर ही है, प्रोटोकॉल नंबर से किससे पता लगेगा, तो जो आपकी सेंडिंग मशीन है वो डेटा के साथ क्या ऐड कर देती है, एक प्रोटोकॉल नंबर, और प्रोटोकॉल नंबर कौन से एड्रेस में प्रेजेंट है, IP में, किसमें प्रेजेंट है, समझ रहे हो आप, टोटल डेटा कितना था 1500, 20 बाइट का क्या था IP हेडर, रिमेनिंग डेटा कितना है, सेंडिंग मशीन ने तो बताया ही नहीं कि डेटा जो रिमेनिंग है वो किसको हैंड ओवर करना है, आप कह रहे हो दिख तो रहा है TCP का है, नहीं हमें दिख रहा है, मशीन को नहीं दिखता, किसको नहीं दिखता, तो भाई ICMP का भी हो सकता है, EIGRP भी हो सकता है, TCP भी, और तो सेंडिंग मशीन क्या करेगी, जैसे डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से यहाँ आएगा एक प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगी, इसमें क्या ऐड कर दिया, क्योंकि फिक्स है, वैल्यू क्या है, फिक्स, मतलब 6 ऐड कर रखा है उसने, जैसे रिसीविंग डिवाइस देखता है कि प्रोटोकॉल नंबर क्या आ रहा है, 6 किसके लिए रिजर्व्ड है, 6 किसके लिए रिजर्व्ड है, तो जैसे ही लेयर 3 में IP हेडर में आपको 6 नंबर दिखता है, मतलब डेटा जो रिमेनिंग है वो TCP का है, डेटा रिमेनिंग किसका है, आप कहते हो अगर UDP का होता, तो भाई UDP का होता तो सेंडिंग मशीन नंबर ही क्या लगाती, 17 नंबर क्या लगा रही होती, रिसीविंग मशीन देखती अच्छा प्रोटोकॉल नंबर 17 लगा हुआ है, इसका मतलब रिमेनिंग डेटा मुझे किसको देना है, आप कहते हो अगर हम पिंग कर रहे हैं, तो अगर आप पिंग कर रहे हो तो ICMP होता है, अगर क्या कर रहे हो पिंग, अगर ICMP होता तो प्रोटोकॉल नंबर लगता 1, क्या लगता, रिसीवर को प्रोटोकॉल नंबर क्या रिसीव हुआ है, इसको पता लग जाता है कि डेटा किसका है, ICMP, डेटा किसका है, ICMP। तो ये आपके जो प्रोटोकॉल नंबर और पोर्ट नंबर जो कुछ भी है वो डेटा डीकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कितने बिट्स की वैल्यू है, 8 बिट्स, रेंज क्या है, बट 0 किसी को नहीं दिया गया, 1 से स्टार्ट होता है, तो रेंज आप देख लेना, it is used to indicate that it is encapsulated with IP header, the receiving
is decide that to whom you have to give after removing रिमेनिंग डेटा और विच अपर लेयर प्रोसेस और अपर लेयर प्रोसेस जो भी आप बोलना चाहें इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेनिंग डेटा। या तो आईपी एड्रेस के बाद डेटा किसको रिसीव करना है, या फिर विच अपर लेयर प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेनिंग डेटा। जब आप क्या रिमूव कर देते हो, आईपी हेडर। ये जो वैल्यू है ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल नंबर किसके साथ लग रहा हो। ठीक है, अगर पिंग कर रहे हो तो पैकेट होगा ICMP, प्रोटोकॉल नंबर क्या लगेगा। अगर लेयर 4 से TCP आ रहा है तो IP हेडर में प्रोटोकॉल नंबर क्या होगा। अगर UDP आ रहा है तो 70, अगर ये IGRP आ रहा है तो 88 होता है आई थिंक। OSPF के केस में 89 होता है, आप चेक कर लेना है। नहीं, ये IGRP और SPF में पोर्ट नंबर नहीं लगता क्योंकि वो लेयर 3 प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल नंबर लगेगा सिर्फ। पोर्ट नंबर कब लग रहा होगा, जब कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल है जो लेयर 7 है, उसके साथ क्या लगेगा, पोर्ट नंबर। जैसे ICMP है, पिंग होता है, ठीक है, वो लेयर 4 से नहीं आता कभी भी, वो लेयर 3 पे क्या होता है, जनरेट होता है, तो उसके साथ पोर्ट नंबर नहीं लगता। सर उस पर आप भी जनरेट होगी, आप तो जनरेट होगी, IP हेडर में लगेंगे सारे नंबर्स। किस में लगेंगे, और IP कौन सी लेयर पे लगता है, लेयर 3 पे। तो इस बार हमने देखा कि कौन सा डेटा था, क्या लगा था उसके साथ, TCP। तो IP हेडर ने क्या किया, प्रोटोकॉल नंबर 6 लगा दिया। जैसे ही रिसीविंग मशीन क्या देखेगी, प्रोटोकॉल नंबर 6, तो किसको हैंड ओवर करेगी। अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी TCP की है। TCP अपना हेडर चेक करेगा, TCP अपना हेडर क्या करेगा। अब TCP ये पता करेगा कि TCP हेडर हटाने के बाद डेटा कौन सी लेयर पे किस प्रोटोकॉल को देना है। उसने देखा यार पोर्ट नंबर क्या है, डेटा किसको देना है, ST, तो प्रोटोकॉल नंबर लेयर 3 पे होता है एंड पोर्ट नंबर वर्क्स एट लेयर 4। प्रोटोकॉल नंबर ये बताता है कि रिमेनिंग डेटा जब आप क्या रिमूव कर देते हो, किसको देना है। अदरवाइज आप बोल सकते हैं विच अपर लेयर प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेनिंग डेटा। जब आप क्या रिमूव कर देते हो, IP कौन सी साइड पे यूज़ किया जाता है, डीकैप्सुलेशन की साइड। कहाँ यूज़ करते हैं, डीकैप्सुलेशन की साइड। आ रहा है इतना समझ, कन्फ्यूज़न कोई इसमें हो तो ऐसे मान लेते हैं हम कि आप टेलनेट कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, ये एक मशीन थी, ये स्विच था और ये क्या है, एक राउटर। राउटर का IP है 10.1.1, इस मशीन का IP है 10.1.1.2। आपने एक कमांड एग्जीक्यूट की टेलनेट 1.1.1, 10.1.1. नाउ टेलनेट इज ए लेयर 7 सर्विस। कौन सी लेयर सर्विस है, लेयर 7 सर्विस। तो टेलनेट पैकेट जनरेट हुआ एप्लीकेशन लेयर से। कौन सी लेयर से जनरेट हुआ, एप्लीकेशन लेयर से। देन प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। डेटा आ चुका है ट्रांसपोर्ट लेयर। टेलनेट इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल, किस पर बेस्ड है, TCP। किस पर बेस्ड है। अब आपको सामने वाली मशीन को बताना होगा कि यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर टेलनेट, क्योंकि SSH भी हो सकता है,
HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, पोर्ट नंबर ऐड कर दिए, सोर्स पोर्ट लगाया आपने रैंडम, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या ऐड कर दिया 23। उसके बाद ये जो सेगमेंट था ये लेयर 3 को हैंड ओवर किया गया। लेयर 3 को क्या रिसीव हुआ, एक लेयर 3 क्या ऐड करेगी इसके साथ, सोर्स आईपी एंड सोर्स आईपी इज डेस्टिनेशन आईपी इज प्रोटोकॉल नंबर, क्योंकि क्या था यहाँ पर TCP। हाँ जी सर, सोर्स प्रोटोकॉल डेस्टिनेशन क्या लगा दिया हमने, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी प्लस प्रोटोकॉल नंबर क्या लगाया उसमें 6। उसके अलावा भी आईपी एड्रेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट अभी के लिए इररिलेवेंट है। अब ट्रैफिक रिसीव हुआ लेयर 2 पर, किस पर रिसीव हुआ, लेयर 2 को क्या रिसीव होगा, पैकेट, क्योंकि आईपी एड्रेस के बाद हम क्या बोल देते हैं उसको, पैकेट। क्या ऐड होगा यार यहाँ, सोर्स मैक एंड, अभी हम बात नहीं कर रहे लेयर 2 की, ठीक है। देन लेयर 1 और ट्रैफिक किसको हैंड ओवर कर दिया आपने, राउटर को। राउटर के पास ट्रैफिक रिसीव हुआ कौन सी लेयर पर, सबसे पहले फिजिकल, एट विच लेयर, फिजिकल। देन फिजिकल लेयर विल हैंड ओवर डेटा टू डेटा लिंक लेयर। हमने वहाँ चेक किया सोर्स मैक क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक क्या है। अगर डेस्टिनेशन मैक R1 का होगा ट्रैफिक रिसीव कर लिया जाएगा, ओके। देन डेटा लिंक लेयर हैंड ओवर कर देती है ट्रैफिक किसको, लेयर 3 को। लेयर 3 पे एक हेडर लगा हुआ था आईपी का, कौन से आईपी का, आईपी वर्जन 4, कौन सा वर्जन, उसने देखा यार डेस्टिनेशन आईपी इज 10.1, माय आईपी एड्रेस इज 10. मतलब ट्रैफिक मेरे लिए ही है, ट्रैफिक इज फॉर मी। उसने ट्रैफिक क्या कर लिया, रिसीव। उसके बाद कहते ठीक है, टोटल लेंथ है उसमें से माइनस कर लिया कि ठीक है भाई लेयर 3 पे हमारा आईपी एड्रेस था, उसको हमने प्रोसेस कर लिया। उसके बाद भी कुछ डेटा बचता है, उसके बाद भी क्या बचता है, कुछ कह रहे यार 1500 बाइट का डेटा आ रहा है जिसमें 20 बाइट का आईपी एडर है, 1480 तो अभी भी बच रहे हैं। तो 1480 बाइट्स किसको दें, डेटा टोटल लेंथ इज 1500 बाइट्स, हेडर ऑफ आईपी लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ आईपी एडर इज 20 बाइट्स, सो वी हैव 1480 बाइट्स इज रिमेनिंग। वो रिमेनिंग डेटा किसको हैंड ओवर करे, ये चेक करेगा प्रोटोकॉल नंबर। क्या चेक करेगा, प्रोटोकॉल। कह रहे डेटा में जो प्रोटोकॉल नंबर है ना वो क्या लगाया गया है, इसका मतलब जो रिमेनिंग डेटा है वो किससे बिलोंग करता है, टीसीपी से। किससे बिलोंग करता है, आप कहोगे इसको कैसे पता लगा, 6 इज फॉर टीसीपी। भाई प्री डिफाइंड है वैल्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि अगर प्रोटोकॉल नंबर 6 आ रहा है इट मीन्स टीसीपी, इट मीन्स। तो इसने क्या किया, डेटा लेयर 4 पर किसको हैंड ओवर किया, टीसीपी को। किसको हैंड ओवर किया, अब इस राउटर की जो टीसीपी प्रोसेस है वो आगे डेटा चेक करेगी, वो कहती है ठीक है भाई ट्रैफिक आ रहा है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये नहीं होता कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, क्योंकि मशीन ऑलरेडी ट्रैफिक को रिसीव कर चुकी है, बिकॉज डेस्टिनेशन आईपी वो 10.1.1.1। ट्रांसपोर्ट लेयर कहती है अच्छा डेस्टिनेशन पोर्ट इज 23। इसका मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है वो लेयर 7 पर कौन सी सर्विस के लिए आ रही है, तो इस पीसी का इस राउटर के साथ कौन सा कनेक्शन बन जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या चेक किया, पोर्ट नंबर, और लेयर 3 ने क्या चेक किया, प्रोटोकॉल। आई थिंक आपको अब डिफरेंस क्लियर होगा। पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे ताकि वो रिमेनिंग डेटा अपर लेयर प्रोसेस को क्या कर पाए, हैंड ओवर कर पाए। प्रोटोकॉल नंबर हम चेक करते हैं लेयर 3 पे ताकि आप रिमेनिंग डेटा अपर लेयर्स को क्या कर पाओ या फिर अपर प्रोसेस को हैंड ओवर कर। आप कहते हो अगर पिंग करते तो, अगर हम क्या कर रहे होते, पिंग कर रहे होते तो उसमें टीसीपी यूडीपी का फंडा ही नहीं होता। किसका फंडा नहीं होता,
ये सब कुछ होता ही नहीं उस केस में अगर आप पिंग कर रहे होते। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अदरवाइज तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कर लेना। अगर क्या करते हैं हम पिंग करते, तो अगर आप पिंग करते ना दोस्त, तो लेयर 4 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पिंग 10.1.1. बिकॉज ICMP इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल। ICMP को लेयर 3 पे ही जनरेट होती है और किसके साथ इनकैप्सुलेट हो जाती है? IP के साथ। नाउ ICMP सोर्स IP इज, डेस्टिनेशन IP इज, प्रोटोकॉल नंबर 1, नोट 6 यार, सबके लिए 6 थोड़ी होगा। इस बार क्या है? ICMP, तो ICMP के लिए क्या होगा? 1। देन एंड लेयर ट्रैफिक आ गया। कौन सी लेयर पे आया? उसके बाद डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर ने ट्रैफिक किसको दिया होगा? लेयर 3। किसको दिया होगा? लेयर 3 कहते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन IP इज, इसका IP क्या है? इट इज फॉर मी। कह रहा डेटा फिर बच रहा है कुछ ना कुछ। IP हेडर हटाने के बाद भी क्या रिमेनिंग? डेटा। किसको हैंड ओवर करें? प्रोटोकॉल नंबर इज 1, मतलब डेटा जो आपका बच रहा है ना वो किसका है? आगे का काम अब किसका है? डेटा किसको दे दिया जाएगा? ICMP। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल नंबर या पोर्ट नंबर ना भी लगाओ। अगर प्रोटोकॉल कौन सा आपका? लेयर 3 का है। अगर ऊपर से डेटा आ रहा है तो फिर तो TCP भी हो सकता है और UDP भी हो सकता है। उस केस में प्रोटोकॉल नंबर क्या हो जाएगा? चेंज। तो ICMP का 1 है, TCP का, UDP का 7 नंबर सबके जनरेट हुए। सबके अलग अलग है, पहले से क्या है? प्री डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका किसका काम है? प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर कौन सी लेयर पे रहेगा? लेयर 4। एंड दिस बोथ नंबर्स आर यूज्ड इन डीकैप्सुलेशन प्रोसेस। एट बिट्स वैल्यू, 16 बिट्स वैल्यू, at layer 3 यार, सॉरी, प्रोटोकॉल नंबर encapsulated with TCP और UDP at layer 4, और आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। It is used to define that which protocol data is encapsulated next to IP head.
process or which application protocol or which service will be receiving this traffic after layer 4. लेयर 4 के बाद इस डेटा को रिसीव कर रही होगी, किससे पता लगेगा? पोर्ट नंबर से। ठीक है, तो दो नंबर्स होते हैं, एक पोर्ट नंबर और एक प्रोटोकॉल नंबर। ठीक है जी। प्रोटोकॉल नंबर के बाद क्या नेक्स्ट? चेकसम तो बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, 1 मिनट लगेगा चेकसम में तो सिर्फ। It is used to maintain data integrity. Data integrity. डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा में कोई चेंजेस नहीं किए गए जब डेटा क्या हुआ था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसमिट हुआ। इट मीन्स दैट द डेटा इज नॉट बीइंग अल्टर्ड इन ट्रांजिट पाथ। ठीक है, इसने मैसेज सेंड करना था क्या? एक ये बीच में क्या था, मैसेज भेजने वाला बंदा था, ट्रांसलेटर। क्या किया इसने? डेटा बीच में चेंज कर दिया, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन ही नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? इसने बोला कि उसको ये बोलना जा करके, इसने भाई ने आके बोल ही कुछ और दिया। याद रखने के लिए सिर्फ ऐसे समझते हो आप, ऐसे मज़ा आता है आप लोगों को, पता लग गया मुझे। ठीक है, अब यहाँ डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन्ड ही नहीं है, डेटा बीच पाथ में क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। मैसेज था कुछ और, रिसीवर को कुछ और मिला। ऐसे किस में हो सकता है आपका? रियल टाइम नेटवर्क्स। डेटा आप कुछ और सेंड करना चाहते थे, लेकिन रिसीविंग मशीन को डेटा ही कुछ और रिसीव, चेंज हो गया था डेटा में, कुछ चीज़ें आपने अपनी तरफ से ऐड कर दी। इसने क्या किया? कुछ तो डेटा वही था, एक वर्ड क्या कर दिया बीच में? चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसको। ऐसा किस में हो सकता है? रियल टाइम नेटवर्क्स में भी हो सकता है। तो डिवाइसेस मेक श्योर करते हैं कि क्या मेंटेन रहे? डेटा इंटीग्रिटी। उसके लिए कौन सी फील्ड यूज़ की जाती है? चेक्स। तो होता क्या यार, ये सेंडर है और ये दिख रहा है कलर, ये सेंडर था और ये रिसीवर।
इसको कुछ डेटा सेंड करना था, तो ये डेटा है आपका। एक एल्गोरिदम होती है यार CRC, क्या होती है? एक एल्गोरिदम। कौन सी एल्गोरिदम होती है? एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसने क्या किया, इसमें लेयर 3 डेटा, जो भी लेयर 3 पे डेटा आ रहा था, डेटा प्लस IP हेडर, डेटा प्लस, इस एल्गोरिथम का यूज करके एक वैल्यू निकाल ली 0x, फॉर एग्जांपल वैल्यू क्या आई? ABC। वैल्यू क्या आई? ABC। ये चेकसम में रख दी वैल्यू। किस में रख दी? चेकसम में। कि जो डेटा में IP हेडर लग रहा था ना, उसमें एक चेकसम वैल्यू थी, क्या ऐड कर दिया उसमें? कि वैल्यू क्या है? 0x ABC। डेटा क्या किया? सेंड कर दिया रिसीविंग मशीन को। अब रिसीविंग मशीन भी क्या करेगी? सेम प्रोसेस फॉलो करेगी। क्या करेगी? सेम प्रोसेस फॉलो। आप बताओ, एल्गोरिदम सेम है, ठीक है, डेटा वही ऐड कर रहे हैं, डेटा प्लस IP हेडर। जब इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए? अगर आउटपुट यहाँ क्या आता है 0x ABC, इसने देखा यार IP हेडर में भी चेकसम क्या लग के आ रहा है? 0x ABC। जब मैं चेकसम कैलकुलेट कर रहा हूँ वो भी क्या आ रहा है? मतलब डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि चेकसम क्या कर रहा है? मैच कर। भाई इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए? इसने भी डेटा प्लस IP हेडर इस एल्गोरिथम से क्या किया था? पास थ्रू किया था। इसने भी वही चीज़ की है। आउटपुट क्या है दोनों का? सेम, मतलब डेटा में चेंज। लेकिन हुआ क्या? डेटा में लग कर के आ रहा था चेकसम 0x ABC। जब रिसीविंग मशीन ने चेकसम कैलकुलेट किया, वैल्यू ही चेंज हो गई। ACF। भाई जब इनपुट सेम था तो आउटपुट क्या आना चाहिए था? चेकसम मिसमैच कर रहा है। डेटा में क्या आ रहा है? ABC। इसने जब चेकसम कैलकुलेट किया, क्या आ रहा है? मतलब डेटा में क्या हो चुका है? चेंज। लेयर 3 पे डेटा क्या कर दिया जाएगा? वो TCP का था, UDP था, ICMP या IGRP और SPF मैटर ही नहीं करता। IP वहीं ट्रैफिक को क्या कर देता है? डिस्कार्ड। कि भाई डेटा में चेंज हो चुका है। डेटा में क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेटा में चेंज किसी ने किया हो, कई बार नॉइज भी ऐड हो जाती है। क्या ऐड हो जाती है? एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस की वजह से, एक्सटर्नल कुछ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से एक्स्ट्रा नॉइज भी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। या कुछ बिट्स अपने आप ही क्या हो जाती हैं? उसमें से गायब हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने जानबूझ करके क्या किए, उसमें चेंजेस किए। तो इस वजह से इसको पता लग जाता है कि डेटा में कोई चेंज हुआ है, या अगर चेकसम सेम आ रहा है तो मतलब डेटा सही है, चेकसम सेम नहीं आ रहा तो हम डेटा क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। तो चेकसम को यूज़ करके हम क्या मेंटेन करते हैं? डेटा इंटीग्रिटी। क्लियर है? हाँ जी। हैश वैल्यू और चेकसम में क्या फर्क है? ये हैश वैल्यू होती है दोस्त, इसी को हैश वैल्यू बोलते हैं। जो आप चेकसम की बात करें, चेकसम तो सिर्फ एक नेम दे रखे हैं उसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हम हैश वैल्यू बोलते हैं। और ये जो CRC वगैरह ने, ये आपकी हैशिंग एल्गोरिथम होती है। कौन सी एल्गोरिथम होती है? बहुत सारी चीज़ें होती है। एक हैशिंग एल्गोरिथम होती है, उसके अलावा क्या होती हैं? इनक्रिप्शन एल्गोरिथम भी होती है। वो सारा डेटा सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट। चेकसम के बाद क्या है? Do you need any explanation of source IP address and destination IP address?
बता सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो? कितने बिट्स की होती है आईपी? तो जो सोर्स आईपी है, जो इसके इंटरफेस का आईपी है, वो सोर्स यूज़ कर लेता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आप खुद बताते हो, राइट? यस, जिसको भेज। तो उसके बाद क्या है इसमें कुछ? ठीक, प्रेम्बल होता है, SFD होती है, क्या होता है एक साथ में? सोर्स मैक, FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, चेक। ये लेयर 2 पे क्या मेंटेन करता है? डेटा इंटीग्रिटी। जैसे लेयर 3 में चेकसम था, वैसे लेयर 2 में क्या आपका FCS, फ्रेम चेक, ये भी सेम ही एल्गोरिथम यूज़ करता है। कौन सी? ये आपका इथरनेट हेडर का फॉर्मेट रहता है। कल आपको इसके बारे में पढ़ करके आता है, खुद से पढ़ करके आना है थोड़ा बहुत, फिर हम किस में क्लास में डिस्कस करें, ठीक है? प्रेम्बल क्या होता है? SFD क्या होता है? स्टार्ट, डेलिमिनेट, वैसी कुछ फुल फॉर्म होती है इसकी, स्टार्ट, फ्रेम, डेलिमिनेट। बाकी आप पढ़ के आना, कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। टाटा पता नहीं क्यों बोलते थे, बाय बाय तो ठीक था ना। कल मिलते हैं।